और आइए सीधा रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए वो, कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है। प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज़्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए, बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ़ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। और एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि हिंसा की वजह से अमित शाह का यह दौरा रद्द कर दिया गया है। कल सासाराम जाने वाले थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होती है। ऐसे में अगर केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा रद्द किया जाए तो राज्य सरकार पर काफी ज्यादा सवाल उठते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जाहिर सी बात है कि इस पर रिपोर्ट जरूर मांगेंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी साथ में हमारे फोन पे जुड़ गए हैं। नीरज, कुछ खास वजह कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी या फिर किसी वजह से उन्होंने प्रोटेक्शन या फिर उन्होंने अपनी इनेबिलिटी जताई कि वो नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री को? देखिए, 2 दिन पहले ही सासाराम में आपने देखा रामनवमी के मौके पर किस तरह की घटना हुई। उसके बाद से धारा 144 सासाराम में लगा दी गई और अभी भी धारा 144 इम्पोज है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, बड़ी गैदरिंग हो सकती है। कुशवाहा समाज की एक बड़ी रैली है, बड़ी रैली को संबोधित करना था। करीब 1 से 1.5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो सकते थे। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मसले पर
अपनी अनिच्छा जाहिर की है और ये कहा है कि धारा 144 के दौरान ऐसे किसी आयोजन को किया नहीं जा सकता और अभी जो हालात हैं ऐसे में इस तरह के आयोजन की जरूरत नहीं है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, तो खुद एहतियातन भी और स्थानीय प्रशासन के 144 लगाए जाने की वजह से इस पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि आगे इस कार्यक्रम को बाद में जब हालात सामान्य हो जाएंगे सासाराम के, उसके बाद इसे किया जाएगा। ओके नीरज, हमारे पास एक रिएक्शन भी आया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे, और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे पटना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को सासाराम जाना था, कल का उनका ये दौरा तय था, लेकिन अब ये दौरा रद्द हो चुका है। बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा देने में असमर्थ है और इसी वजह से कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है और जानबूझकर धारा 144 लगाई है, ऐसे उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में हिंसा को लेकर लगातार नीतीश की सरकार बीजेपी के निशाने पर है और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बिहार में सासाराम और नालंदा, इन दोनों जिलों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? ये सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा है क्योंकि दोनों जगह हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से शाहनवाज हुसैन है, बातचीत करने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और यहीं पर हमें आप मिल गए। लेकिन आपसे सवाल ये है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? जो शासन में है। आप कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और जुलूस में आप सुरक्षा नहीं दे रहे, उसके बाद इतना बड़ा हंगामा हो जा रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। दुकान लूट गई, यानी सासाराम में भी और बिहार शरीफ में भी, और पूरा एक तो दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान देखा हमने ही उद्घाटन किया था डिजिटल दुनिया का, मैंने और मंगल पांडे जी ने। अभी देखा कि वो भी लूट गया। तो आखिर नालंदा जिले में और सासाराम में सरकार इतना नजदीक होके, और बड़ी बात यह है कि नालंदा गृह जिला है सीएम नीतीश कुमार का, आखिर जिम्मेवारी तो सरकार की लेनी होगी। बिहार में कहते हैं कि सुशासन है और त्योहार के अंदर कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आती थी, क्या वजह है? कौन लोग जिम्मेदार हैं? उन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए सर। सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ का चेहरा नहीं होता है, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, आपसी एकता बिगाड़ने की अगर कोशिश हुई है, तो क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बड़े स्तर पर नाकामयाब रही है? एकदम नाकामयाबी ही तो होती है जब इतना बड़ा फसाद हो जाए, इतना बड़ा तनाव हो जाए, इस तरह से लूट की छूट मिल जाए और पुलिस मुखदर्शक बनी रहे। क्यों नहीं पुलिस वहां पर मौजूद थी? जब इस तरह से दुकानें लूट रही थी, झगड़ा हो रहा था, तो आखिर पुलिस क्या कर रही थी? त्योहार में लोग रामनवमी का जुलूस तो निकालते ही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे थे। किसने साजिश की है? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार में अमन हो, शांति हो, ऐसा हम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम अमन और शांति की अपील करती है। नहीं, हम तो चाहते हैं शांति हो, लेकिन सरकार को एक्शन जो पहले करना चाहिए जुलूस से पहले, वो कुछ नहीं किया। नीतीश के गृह जिले नालंदा में भी हिंसा की आग कल भड़क गई। एबीपी न्यूज संवाददाता नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में मौजूद हैं, जहां फिलहाल तो शांति है, लेकिन जो आग कल लगाई गई थी वो आग भी सुलग रही है। बिहार शरीफ में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, उसके बाद हिंसा भड़की है, दो पक्ष आपस में टकराए हैं
उसके बाद जो भी चीज मिला उसको आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई। बिहार शरीफ के एक कम्युनिटी हॉल में हम हैं, ये मैरिज हॉल है। यहाँ पे देखिए पत्थरबाजी हुई है, डंडों से शीशा को तोड़ा गया है, तो आपको जमीन पर हर तरफ ईंट पत्थर जो है वो नजर आएगा। यहाँ एसी भी देखिए टूटा हुआ है, अंदर भी तोड़फोड़ हुई है। कैमरा पर्सन विशाल से मैं कहूंगा कि आपको पहले यहाँ की जमीन की तस्वीर दिखाएं। हर तरफ यहाँ आपको ईंट पत्थर बड़े बड़े नजर आएंगे। ये पूरा कैंपस जो है ईंट पत्थर से पटा पड़ा है। बड़े बड़े ईंट पत्थर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, डंडे हैं, बांस हैं। तो जमकर उत्पात जो है दंगाइयों की तरफ से जो है मचाया गया है। कहा यह जा रहा है कि जुलूस में 50 से 60 हजार लोग आ गए थे। आखिर इतने लोग कैसे शामिल हुए, प्रशासन कहाँ था जबकि जुलूस निकालने के लिए स्थानीय थाने से लाइसेंस लेने की जरूरत थी, डीजे बजाने पर रोक था, फिर भी डीजे बजाया गया है। तो ये देखिए जो पत्थरबाजी हुई है परिसर में, यहाँ पे देखिए ट्यूब लाइट्स हैं वो तोड़े गए हैं। अंदर देखिए ये मैरिज हॉल है, तो सजाने के लिए यहाँ पे लाइट्स का इस्तेमाल होता है, तो लाइट्स को जो है तोड़ा गया है, पत्थर मारा गया। इधर भी देखिए ये कई सारे लाइट्स हैं यहाँ पे जिसको पूरी तरह क्षतिग्रस्त जो है कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी बात है, पूरे परिसर में, इस मैरिज हॉल के पूरे परिसर में हर जगह ईंट पत्थर है। पूरा परिसर जो है ईंट पत्थर से पटा पड़ा है, बांस गिरा पड़ा है। तो उत्पात जो है दंगाइयों के द्वारा यहाँ पर जमकर मचाया गया है। अंदर भी तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। देखिए सारा सामान जो है यहाँ पे बिखरा पड़ा है, शीशे जो है टूटे पड़े हैं। तो अंदर जो है ईंट पत्थर डंडे से तोड़फोड़ जो है वो की गई है। अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि सीसीटीवी कैमरे का जो मॉनिटर होता है उसको तोड़ा गया है, ट्यूबलाइट, बल्ब, सब चीज को तोड़ दिया गया है। तो जो भी चीज नजर आया किसी चीज को बख्शा नहीं गया। अंदर देखिए कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मैरिज हॉल के अंदर से, बिहार शरीफ से। देखिए यहाँ नीचे हर तरफ कांच बिखरा पड़ा है। ये शीशे का ग्लास था, ग्लास को जो है तोड़ा गया है और जो शीशा है वो पूरी तरह से नीचे यहाँ पे बिखरा पड़ा है। उसकी तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैरिज हॉल है, सिटी पैलेस मैरिज हॉल बिहार शरीफ का है। लूटपाट भी हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि काउंटर से जितने पैसे थे सबको लूट लिया गया है। तो अब अंदर की तस्वीर आप देखिए, एसी जलाया गया है, कुर्सी टेबल जो है उसको आग के हवाले किया गया। जो यहाँ पर किसी भी चीज को जो है वो बख्शा नहीं गया है। जमकर दंगाइयों ने उत्पात मचाया है। और अब देखिए बिहार में जहां हिंसा हुई वहां प्रशासन के अधिकारी आज दिख रहे हैं। नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर ने एबीपी न्यूज से कहा कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हो रही है और जिन लोगों ने भी हिंसा की उन पर सख्त कार्रवाई होगी। नालंदा डीएम हमारे साथ है। सर, जिस तरह हिंसा हुई है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब जुलूस निकल रहा था तो जुलूस पर एक पक्ष के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फिर दोनों गुट आपस में भिड़े। देखिए अभी सीसीटीवी कैमरे से जांच हो रही है और ऐसा नहीं है कि दोनों पक्षों की तरफ से आया है और अरेस्टिंग भी हुई है सबकी। और सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा सारे से जांच हो रही है। जो जो दोषी होंगे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोगों को सर गिरफ्तार किया गया और एफआईआर कितने दर्ज हुए हैं? 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कैमरे से चिन्हित कर करके लगातार गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। ये जो जुलूस निकला कहा जा रहा है कि उसमें 50-60 हजार लोग थे। हाँ, जुलूस में बड़ी संख्या में लोग थे। जुलूस निकलना था उसके लिए स्थानीय थाने से लाइसेंस लेना था, तभी जुलूस का परमिशन था पूरे बिहार में। तो क्या थाने से लाइसेंस लिया गया था? हाँ, लाइसेंस लिया गया था। डीजे बज रहा था, ये बात सुनने में आ रहा है कि सर डीजेपी तो रोक था। बिल्कुल रोक था और जो जितने लोगों ने वायलेशन किया है, जुलूस में हो चाहे बाहर हो, सब पे कार्रवाई की जाएगी। सबको चिन्हित किया जा रहा है। घटना का मुख्य कारण क्या लग रहा है? कैसे लोग आक्रोशित होगा? डीजे के कारण? देखिए उसको हम लोग आइडेंटिफाई करा रहे हैं। सारे कैमरा है, हमारा ड्रोन कैमरा भी था, सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। देखिए डीजे अलाउड था नहीं और डीजे बज रहा था, तो ये इसके कारण अगर घटना हुई तो लापरवाही किसकी है? देखिए जो वायलेशन किए सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना जिले के डीएम को। अब काफी ज्यादा वहां पर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन बल भी है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि अगले आने वाले कुछ दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक और तनातनी का मुद्दा बन सकता है, वो है जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर खुद जाने वाले हों। ऐसे में सेक्शन 144 लगा दिया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ये बड़ा मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बनना तय है। आपको बता दें कि नालंदा में हिंसा की आग कैसे एक बस तक पहुंच गई, ये संवाददाता शशांक की रिपोर्ट देखिए। नीतीश के गृह जिले नालंदा में रामनवमी के जुलूस के बाद जो हिंसा भड़की है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 लग्जरी बस है, इसको भी आग के हवाले किया गया है। देखिए आगजनी की गई है, बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। अभी भी धुआं जो है बस के अंदर से निकल रहा है।
पुलिस प्रशासन नींद में थी, उसी के कारण ये सब हुआ है। अगर वो लोग अलर्ट मोड में रहते तो ऐसी घटना नहीं होती। रामनवमी के समय अक्सर जुलूस जब निकलता है तो तनाव देखने को मिलता है, झड़प हो जाती है दो पक्षों में। पुलिस प्रशासन को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी, लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है और उसी का ये नतीजा है। आप देखिए किस तरह से अगजनी यहाँ पे की गई है। दो बस है, दोनों लग्जरी बस है, दोनों बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी हैं। अब टायर देखिए, अंदर की सीटें देखिए, कुछ नहीं बचा है। एक बस को लगभग 30 से 40 लोग मिलकर आग लगा रहे थे और उसी का ये नतीजा है कि ये बस पूरी तरह जल चुका है। आपको हम तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं बिहार शरीफ से। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आइए अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में माफिया डॉन अतीक अहमद की, जिस पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद से पूछताछ करेगी और कोर्ट से पुलिस को पूछताछ के लिए रिमांड भी मिल गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद से अब पूछताछ होगी, कई राज खुल सकते हैं, कई जानकारी यहां पुलिस को मिल सकती है। प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।